लेट मी अगेन। तो ये एक्सरसाइज मैंने पार्ट 3 में दिया था, हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि ये है। जब कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा होगा कि इसके पास जो दो तरफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, वो अलग अलग होंगे, तो इसमें कभी कन्फ्यूजन आती है कि आप यहाँ से इनोलेट का फॉर्मेशन करेंगे या फिर यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे इनोलेट का। तो ये टोटली जो ये मिस्ट्री है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ बेस पे। अलग अलग बेस सुइटेबली प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स नॉन इक्विवेलेंट है, जैसा कि इस केस में है और इस केस में है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनोलेट होता है वो दो तरह का होता है, दो तरीके से बनते हैं, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट या फिर थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट। थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, काइनेटिकली स्टेबल और थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट्स हमेशा वो होते हैं जिनका पथ या फिर जिनके बनने का जो पथ होता है वो आसान होता है, लेकिन बनने के बाद प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। और थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बनने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन बनने के बाद प्रोडक्ट काफ़ी स्टेबल होता है। तो जब भी हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, अल्कीन की, तो जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखेंगे तो इसका ये वाला कार्बन तो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन ये वाला दोनों कार्बन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। लेकिन इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इस एंड के पर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूटेड है ये कार्बन, और ये वाला कार्बन एक तरफ सब्स्टिट्यूटेड है, एक तरफ सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस डबल बॉन्ड से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि ज़्यादा स्टेबल होगा ये प्रोडक्ट। उसी तरह से यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो वो काइनेटिकली स्टेबल होगा। काइनेटिकली स्टेबल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका बनने का पथ आसान होता है, मतलब बेस के लिए आसान वो होता है कि वो वहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करे जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। अब यहाँ से अगर प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो यहाँ पर ये एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि स्टेरिकली हिंड्रेंस क्रिएट करेगा इस पोजीशन के ऊपर, लेकिन वही बेस काम करेगा कि यहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा क्योंकि यहाँ पर कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इसके दो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं दो जगह पे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो जो स्टेरिकली हिंड्रेंस होगी वो यहाँ पर हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, जिससे प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और यहाँ से आसान होगा। तो ये टोटली बेस पे डिपेंड करता है। नॉन बल्की बेसिस मतलब कि जो स्मॉल साइज़ के बेस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमेशा क्योंकि साइज़ छोटी होती है तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेते हैं क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट का फॉर्मेशन करते हैं जो स्मॉलर साइज बेस होते हैं, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन जो बल्की बेसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम डाइआइसोप्रोपिल LDA, कि अपने साइज़ की वजह से जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स कम है वहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए इस केस में यहाँ से करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन और इस केस में यहाँ से करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि इनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस को फेस नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है वहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं और काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जो बल्कि साइज़ के बेस होते हैं वो काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट का फॉर्मेशन करेंगे और जो स्मॉलर साइज बेस होंगे वो हमेशा थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक चीज़ छूट गई थी एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन में, मैंने भी यहाँ पे ऐड किया है। अब आइए प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो मैंने थर्ड पार्ट में दिया था, P1.1। ये टोटल प्रॉब्लम थी, हम यहाँ पर इसे डिस्कस करेंगे। सो P1.1 में मैंने दिया था कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी कंडीशन में मानना है 0.5 इक्विवेलेंट बेसिक कंडीशन KOH और फिर रिफ्रेश कराना है, मतलब कि हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन तक जाना है और सभी प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर हमें बनाना था। तो यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियोस पूरी देखा है तो आप काफ़ी आसानी से सबका स्ट्रक्चर बना लिए होंगे। जो कठिनाई, जो परेशानी आपने फेस किया होगा उन प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे ये वाला, मतलब ब्लू कलर से मैंने शो किया है C, G और H को। बाकी तो इजी था। बाय द वे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन ईज़िली आस्क द थिंग्स एंड आई विल ट्राई टू
give you the reply as soon as possible. So let's see the mechanism of C, problem C, in the next slide here. So this was the reactant and it reacts with 0.5 equivalent पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो बेसिक की बेस है तो बेस हमेशा अल्फ़ा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो दोनों अल्फ़ा पोजीशन सेम थी, कहीं से भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और यहाँ से इसने अब्स्ट्रैक्ट कर लिया. इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन आपको पता है कि इनोलेट इस फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये अगेन इस फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा. इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है, ये तो इनोलेट का फॉर्म है. तो 0.5 केलन था तो हाफ ऑफ द ये कार्बन कंपाउंड होगा वो इनोलेट में कन्वर्ट हो गया और हाफ ऑफ द एज सच रहेगा. होता क्या है मैकेनिज्म में कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर ये इंटर करेगा पाई स्टार बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में इस पाई बॉन्ड के, जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेन अटैक कर देंगे इस कार्बन कंपाउंड के ऊपर. तो जिससे कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा. मैंने इस बॉन्ड को यहाँ ब्लैक लाइन से शो किया हुआ है और यहाँ पर अटैक करने से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाएंगे, इससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज वाटर से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे. मैंने इस तरह से यहाँ पर शो किया हुआ है और फिर वाटर का रिमूवल हो जाएगा. डिहाइड्रेशन, यही थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी है कि ये OH जनरली मैंने बताया था कि उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जो कि कार्बन कंपाउंड के पास में होता है, ये शुरू में ही मैंने आपको बताया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, जिससे अल्फ़ा पोजीशन ये वाली है क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है. तो बीटा के से हाइड्रोक्सी निकल जाए लेकिन अल्फ़ा के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम को लूज़ नहीं कर सकता है. मतलब कि जो पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी थी वो अल्फ़ा से ख़त्म हो गई. अब गामा पोजीशन 2 हैं, एक यहाँ पर ये भी गामा पोजीशन है और ये भी गामा पोजीशन ही है. तो चाहे यहाँ से कहीं से भी एक प्रोटॉन का रिमूवल होगा जिससे कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस प्रोसीड हो सके. तो मैंने यहाँ से रिमूवल कराया है क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए गामा से हाइड्रोजन एक एलिमेंट होकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और ये इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो इस एक्सरसाइज में न्यू चीज़ यही थी कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का जनरेशन ना हो करके बीटा गामा पर अनसैचुरेशन आ रही है. और रीज़न आपको पता है क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था डिहाइड्रेट होने के लिए. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो है ये कि इसका रिएक्शन हो रहा है 0.5 इक्विवेलेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और ये हमेशा एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. एसिडिक प्रोटॉन कौन से होते हैं? जो कार्बन के जस्ट नेक्स्ट होते हैं. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 2 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. तो यहाँ पर आप वो फंडा मत लगाइएगा कि यहाँ स्मॉलर बेस है तो वो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से नहीं अब्स्ट्रैक्ट करेगा. जब भी 2 कार्बन कंपाउंड एक कार्बन से सेपरेटेड होते हैं तो उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली एसिडिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो निगेटिव चार्ज है वो दोनों कार्बन कंपाउंड मतलब स्टेबलाइज करते हैं इस नेगेटिव चार्ज को. तो हमेशा चाहे कोई भी बेस हो, अगर 2 कार्बन कंपाउंड्स एक मतलब अल्टरनेट करके हैं एक कार्बन के सेपरेशन पे, तो इस कार्बन पर होने वाला जो प्रोटॉन होता है वो हाईली एसिडिक होता है. ये दोनों वहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन रिमूव नहीं होंगे बल्कि KOH तुरंत आकर के अटैक करके चाहे कोई भी बेस होगा वो इसी जगह से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा अगर 2 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हैं. तो सिमिलरली वैसे ही रिएक्शन हुआ है, इनोलेट का जनरेशन हुआ है. इनोलेट का सिंपली वही मैकेनिज्म के थ्रू निगेटिव. आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन यही थी कि यहाँ प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा. तो अगर 2 कार्बन कंपाउंड है तो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से या फिर यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा. सिंपली मैकेनिज्म होकर के डिहाइड्रेशन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है. जो नेक्स्ट G के बाद H वाली प्रॉब्लम थी शायद थोड़ी सी मुश्किल. इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं हो रहा. अगर प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी है 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड रिंग बनने की तो हमेशा रिंग बनना फेवर करता है. चेन में रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि रिंग्स 5 मेंबर रिंग्स एंड 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल. यहाँ पर हो क्या रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अल्फ़ा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. अल्फ़ा प्रोटॉन, अब यहाँ पर ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी आपने मे बी अब्स्ट्रैक्ट कराया होगा प्रोटॉन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करके कुछ और प्रोडक्ट आपका बना होगा. लेकिन इसमें होगा क्या कि अगर ये KOH है यहाँ पर प्रोटॉन अगर अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा फिर यही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करके 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है. तो जो कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है क्योंकि 6 मेंबर रिंग या फिर 5 मेंबर रिंग जो होती हैं वो मोस्ट मतलब स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो चेन प्रोडक्ट्स होते हैं. तो एक बार देख लें इसका मैकेनिज्म. KOH है, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि पॉसिबिलिटी है रिंग बनने की 6 मेंबर रिंग, इसीलिए जो कि स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन हो रहा है. इनोलेट का जनरेशन अगेन
इनोलेट का जो ये नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन का वो इस पाई स्टार में अटैक करेगा, और ये पाई की जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसी मॉलिक्यूल के मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, ये अटैक करेंगे इस कार्बन पर, और यहाँ पर OH का जनरेशन होगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट को समझने की कोशिश करिएगा खुद से ड्रा करके। और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, अल्फा के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है तो बीटा से हाइड्रोक्सी, अल्फा से हाइड्रोजन, H2O का रिमूवल और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब जो इसकी 2 और प्रॉब्लम्स बची हुई हैं एक्सरसाइज की, P1.2 और P1.3, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ मैं यहाँ पर कुछ और वेरिएंट्स दे रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के। P1.3 के ही सारे मतलब क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5, और थोड़ा सा ट्राई कीजिए इन्हें सॉल्व करने की। हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, P1.2 P1.3 और यहाँ P1.3 के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं इनके बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।